Hi, welcome back once again in this ongoing series of the course संयम, जिसमें हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर करते हैं। इसमें लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है हमने। आज की क्लास चैप्टर 2 के ऊपर बेस तो है, लेकिन उसकी ये अंतिम क्लास है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको लगता है कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली हैंडल कर पाओगे, सो यू कैन स्किप दिस वीडियो और आप लोग अपनी पढ़ाई करने जाइए। तो लेट अस सी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इक्वल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से। दो फंक्शंस f एंड g इक्वल तभी कहे जाते हैं जब उनके डोमेन बराबर हों, उनके रेंज बराबर हों और साथ ही साथ उस डोमेन में से कोई नंबर a हो जिस पे दोनों की वैल्यू समान हो। तो अगर दो फंक्शंस को इक्वल चेक करना है तो आप पहले डोमेन तो आप ऑब्जर्व कर ही लोगे, रेंज पे आप मत जाना पहले, क्योंकि रेंज दोनों फंक्शंस के निकालने मुश्किल हो जाएंगे। तो आपको सीधे जंप करना चाहिए तीसरे पॉइंट पे, जहाँ दोनों फंक्शंस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर आती है कि नहीं, ये चेक कर लेनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो फंक्शंस गिवन है ऐसे। आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों के डोमेन जो हैं वो बराबर दे रखे हैं, क्योंकि x लेस देन 1 और x लेस देन 1 यहाँ भी है, x ग्रेटर देन 1 x दोनों के डोमेन सेम है और ये लगभग इस x ग्रेटर देन 1 में दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको। केवल डिफरेंस है यहाँ x-1 और x² -1 है। तो हो सकता है कि आपको संदेह हो कि हो सकता है कि इसका रेंज भी बराबर हो जाए। तो ऐसे केस में अगर चेक करना हो कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल फंक्शन कहे जाएंगे कि नहीं, तो आप ऐसा नंबर ढूंढिए जिस पे ये फेल होने का चांस बने कि एफ ए और जी ये बराबर ना हो। तो मान लेते हैं आप यहाँ पे देखिए x-1 और x² -1 है, तो 1 से लेस कोई एक नंबर लीजिए, क्योंकि इसमें आप दोनों नंबर अगर चूज़ करोगे इस इंटरवल में x ग्रेटर देन 1 वाले में और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 वाले में, दोनों के फंक्शन सेम डेफिनेशन में है। तो यहाँ जो भी आप नंबर चूज़ करोगे 1 से ग्रेटर, उसमें दोनों पे समान वैल्यू मिलेगी। तो हमें ये एक तरीके से हिंट मिलता है कि हमें कोई भी नंबर चूज़ करना चाहिए तो x लेस देन 1 और x लेस देन 1 के लिए चूज़ करना चाहिए। तो सपोज़ कीजिए कि x की वैल्यू हमने ली है -3, तो ऑफ कोर्स ये कब हो रहा है, जब x की वैल्यू 1 से लेस है, उस केस के लिए हो रहा है। तो जब आपने f-3 फाइंड किया होगा तो आपने इस डेफिनेशन को यूज़ किया होगा, तो उससे जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी -3 - 1, दैट इज़ गोइंग टू बी -4। लेकिन वही काम अगर आप g के लिए करोगे, क्योंकि सेम x आप लोगे दोनों इंटरवल्स के लिए, तो g एट -3 आप फाइंड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, -3² -1 इज गोइंग टू बी 8। तो आपने देखा क्या कि f एट -3 इज नॉट इक्वल टू g एट -3। तो हम कह देंगे क्या कि f एंड g आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल फंक्शंस नहीं है। तो ये इक्वल फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे, क्या क्या क्वेश्चंस गिवन हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये आपके एनसीईआरटी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि f एक फंक्शन गिवन है ऐसे और gx एक दूसरा फंक्शन है। fx डिफाइन है कैसे, 0 से 3 के बीच में x², 3 से 10 के बीच में 3x। gx डिफाइन है उसी तरीके से, खाली यहाँ पे इंटरवल में चेंज हो गया है। आपको शो करना है, प्रूव करना है कि फंक्शन f एक फंक्शन तो है, लेकिन g जो दिया हुआ है वो फंक्शन नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि f फंक्शन है और g नहीं है? इसके लिए फंक्शन के जो बेसिक डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में लाना है, रिकॉल करना है। फंक्शन के डेफिनेशन में सिंपल बात बताई गई है कि एक प्री इमेज पे दो इमेजेस नहीं मिलने चाहिए। और यहाँ जिस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन है f(x), आप इसको ज़रा गौर से देखो तो पता चलेगा क्या कि जो x की वैल्यू है वो एक बार तो 3 यहाँ भी दे रहा है और 3 यहाँ भी दे रहा है। मतलब कि x की वैल्यू में 3 दोनों डेफिनेशन में शामिल है। फंक्शन के दो पार्ट्स में डेफिनेशन दिए गए हैं, एक कब जब 0 से 3 के बीच में है और दूसरा कब जब 3 से 10 के बीच में है।
और 3 जो ये नंबर है वो दोनों पार्ट्स में शामिल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 3 पे ही डाउट हो सकता है? ऑफ कोर्स, अगर आपने ये सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि 0 से 3 से पहले तक के लिए तो आप केवल एक्स स्क्वायर को ही यूज़ कर रहे हो, तो हर एक वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, या फिर मिलेंगी भी तो वो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ पे सेम वैल्यू मिलेगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक ही x पे 2 वैल्यू y की वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो इस x = 3 पे इस fx की वैल्यू क्या मिलेगी, पहले ये चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे f at 3 = 3 स्क्वायर, जो कि 9 है, और ये वाला जो 3 मैंने लिया है वो इस इंटरवल को ध्यान में लेते हुए लिया है। और अब फिर से हम f3 लेते हैं और इस बार नीचे वाला डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो भी ये 9 आएगा, लेकिन इस बार जो x लिया था वो हमने वो इस इंटरवल को ध्यान में रखते हुए लिया था। तो हमने देखा कि 3 जो हमारे पास डाउटफुल पॉइंट था, उस डाउटफुल पॉइंट पे दोनों वैल्यू समान आ रहा है। तो f3 9 ही आ रहा है किसी भी इंटरवल में, तो ये एक फंक्शन है। बाकी किसी भी नंबर पे आप अगर चेक करोगे तो 3 से ऊपर का कोई नंबर लोगे तो आप 3x यूज़ करने वाले हो। तो 2 डेफिनेशन तो है नहीं कि जहाँ पे डाउट मिले। अब आते हैं अपने दूसरे फंक्शन gx की तरफ। gx इसने कहा क्या है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप डाउट किस पे लोगे, 2 पे, एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, दोनों इंटरवल्स में बारी बारी से 2 को पुट करके देखेंगे। तो पहले इंटरवल में देखते हैं कि फॉर 0 लेस देन x लेस देन 2, और इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं f2 को। तो f2 फाइंड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 4, और फिर से दूसरे इंटरवल में ले जाएंगे इसको, तो होगा क्या, 2 लेस देन x लेस देन 10, और इसमें जब f2 फाइंड किया जाएगा तो यू विल गेट 3 2 जा 6। तो आपने ये देखा कि f2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 भी और 6 भी। दैट मीन्स कि ये बता रहा है कि वो एक ही प्री इमेज पे 2 इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को लिखना होगा तो प्री इमेज 2 हैज़ 2 images, and so I think I have done a mistake here। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये सभी जगह जी भाई साहब होंगे, जी जी जी। सो जी इज नॉट अ फंक्शन, समझे जी, ओके जी। सो अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस डिफाइंड बाय fx = 3x² - 1 एंड gx = 3 + x आर इक्वल। अभी मैंने आपको इक्वल फंक्शन का डेफिनेशन समझाया था कि 2 फंक्शंस इक्वल कब होते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि हमें वो डोमेन फाइंड करना है जिससे कि fx और gx आपस में बराबर हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर पहले कर ही देंगे और उसके बाद fx की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि लिखने वाले हैं fx = gx, जिससे 3x² - 1 इज गोइंग टू बी 3 + x, जिससे मिलेगा क्वाड्रेटिक 3x² - x - 4 = 0। प्रोडक्ट चाहिए -12, और डिफरेंस या सम मतलब अलजेब्रिक सम चाहिए -1। तो वो कौन है, 4 और 3। तो यहाँ लिख देंगे हम -4x एंड +3x। सो यू विल गेट 3x, not 3x, x is common from the first 2 terms, तो ये हो जाएगा 3x - 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 and then again 3x - 4। I hope I have not done any mistake। So you will get what, x + 1 times 3x - 4 = 0, और ये इजी क्वेश्चन था, -1 and 4/3। अब यहाँ जो इंटरवल से सेट के फॉर्म में दे रखा है सब कुछ, आपको केवल ये पहचानना है कि कौन सा सेट है इसमें। तो माइनस और 4/3 को लेने वाला जो सेट होगा वही इसका आंसर होगा। तो सेट के फॉर्म में केवल ऑप्शन ए दे रखा है, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा इसका।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे और ये है क्वेश्चन नंबर 11। लेट एफ बी द सबसेट। अगेन ये क्वेश्चन जो है, पिछला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है जहाँ तक मुझे ध्यान है। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ ए बी ए प्लस बी ए बी इंटीजर इफ इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। इसको ज़रा बड़े ध्यान से समझिएगा आप। इसमें कहा गया है, पहले क्वेश्चन को मैं छाप लूँ यहाँ पे, ये है क्या, ये है ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। आप ध्यान दीजिए इसने पूछा क्या है, ये जो ए बी है उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है और ए प्लस बी उस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है। इसका मतलब अगर इसको आपको ध्यान होगा कि मैंने ये बताया था फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ को समझाते हुए कि x, y अगर f में हो तो व्हाट बी राइट, y इज इक्वल टू एफ एक्स। एग्जैक्टली, अगर ध्यान ना हो तो आप पिछले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ ये x की जगह ट्रीट होगा और ये y की जगह, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, f एट ए बी इज ए प्लस बी। तो अब हमें क्या करना है कि a और b ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट सेम आए हर बार, मतलब 2 बार, और दोनों पे ये जो सम आए वो डिफरेंट आए। इससे होगा क्या कि जो आप प्री इमेज डाल रहे हो वो सेम रख रहे हो और इमेजेस डिफरेंट ला रहे हो, तो इससे फंक्शन ये जो क्लेम्ड है कि फंक्शन है वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा ढूंढने में हम असमर्थ रहेंगे तो फंक्शन होगा। तो इतना बकवास छोड़ के मैं सीधे लेता हूँ एग्जाम्पल। ए को मैंने मान लिया लेटर से -3 और बी को ले लिया मैंने 3। तो अगर इन दो नंबर्स को लिया है तो इसमें ज़रा इसको डाल के देखिए तो क्या होगा। इस केस में होगा क्या, f एट -3 इंटू 3 इज़ गोइंग टू बी -3 प्लस 3, जिससे इसकी जो वैल्यू मिलेगी -9 पे मिल जाएगी 0। तो इसको हम हाथ में रख लेंगे कंपेयर करने के लिए। अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं 9 ए को और बी को लेते हैं -1। और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, आप कुछ भी ए और बी ले सकते हो। जरूरी नहीं कि मैंने जो यहाँ एग्जांपल दिया वही पूर्ण सत्य है, आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो f को मैंने f के अंदर क्या डाला, 9 इंटू -1, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में 9 एंड प्लस -1। सो व्हाट यू गेट हियर अगेन f एट -9 इज इक्वल टू 8। वाव। सो हमने क्या देखा कि -9 पे फंक्शन 0 भी दे रहा है और 8 भी दे रहा है, यानी कि ये फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है। इसको क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। जाओ, हमको फंक्शन के तमगे से हमने मुक्त किया, यू आर नॉट अ फंक्शन। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 10 है ये, आई थिंक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। यस, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रहे कि ये जो चीज़ है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये फंक्शन कैसे बना हुआ है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग से। तो पहला तो ये कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, और दूसरा ये कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होगा। तो दोनों को जब कॉम्बाइन कर लेंगे तो हमें केवल मिलेगा कि ये जो क्वांटिटी दे रखी है रूट के अंदर वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो सीधे मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि फंक्शन डिफाइन तब होगा जब ये बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स माइनस 6 की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हैंडल करना मतलब अपने पूरे अलजेब्रिक स्टेप्स के दौरान मुश्किल हो सकता है। तो हमने इस बॉक्स एक्स को कुछ मान लिया। कैसे मानेंगे, लेट दिस बॉक्स एक्स इज इक्वल टू s, जिससे ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा s का, और s स्क्वायर माइनस s माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसका फैक्टर करेंगे, और चूंकि यहाँ इनइक्वालिटी है तो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, एग्जैक्टली साइन डायग्राम टेक्निक। तो s स्क्वायर माइनस s माइनस 6 को आप फैक्टर करोगे तो हमें चाहिए प्रोडक्ट -6
और अलजेब्रिक सम चाहिए -1, तो 3 and 2 काम करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं एस स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख देंगे क्या 3s एंड प्लस 2s -6 > 0। s कॉमन लेंगे, मिलेगा क्या s -3 प्लस 2 कॉमन लेंगे s -3 > 0। सो यू विल गेट s + 2 टाइम्स s -3 > 0। अभी इसका नंबर लाइन बिछाएंगे यहाँ पे, और इस लाइन को बिछा के इसके ऊपर इन दोनों को स्थित कर देंगे। यहाँ हो जाएगा +∞, यहाँ हो जाएगा -∞। आपको प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये ऊपर का पार्ट पॉजिटिव होगा और इधर का पार्ट भी पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या पाया भाई कि s की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए और s की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, जो हमने ये s लिखा था वो तो बॉक्स x था, तो हमें इसको बॉक्स x से रिप्लेस करना चाहिए, यानी कि बॉक्स x की वैल्यू -2 से छोटी और बॉक्स x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि बॉक्स x <-2 एंड बॉक्स x <3। आपको ये बताना है कि x की वैल्यू किस इंटरवल में होगी जिससे कि बॉक्स x -2 से छोटा हो। तो ज़रा सा विचार करके देखते हैं। ये रहा नंबर लाइन, यहाँ रहा -2, यहाँ रहा 3। अब आप कह रहे हो कि बॉक्स x यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा होना चाहिए। तो नंबरवा कहाँ से कहाँ तक रिलेट करेगा? तो आप कह क्या रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो होगा -3 या तो होगा -4 और सो ऑन -5 एंड सो ऑन। तो -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर लाने के लिए जो x की वैल्यू होगी वो तो -2 और 3 के बीच में होगी, तो हो जाएगा ना। इसलिए जो इस पार्ट के लिए आप x ढूंढ रहे हो वो हो जाएगा -2 से छोटा। लेकिन अब कह रहे हो इस पार्ट में कि बॉक्स x होना चाहिए 3 से बड़ा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है भाई? 3 से बड़ा इंटीजर 4। तो 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर हासिल करने के लिए x की वैल्यू 4 से ऊपर होनी चाहिए। तो इस वजह से x की वैल्यू ले देंगे 4। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7। तो 4 से ऊपर की जितनी संख्याएं होंगी उनके लिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा ही आएगा, यानी कि 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो हमने ये पाया कि x का जो वैल्यू चाहिए था वो हमें क्या मिल गया फाइनली, x <-2 और x <4 एंड दैट इज़ आवर आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जहाँ फिर से हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन दो अलग अलग फंक्शंस के सम के फॉर्म में है, और उसके बाद हमें तय करना है कि इस पूरे फंक्शन f(x) का डोमेन क्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पार्ट का डोमेन फाइंड करेंगे। तो पहला पार्ट क्या है? 4 - x। तो इसके लिए डोमेन निकालने का तरीका क्या है? आप इसको f1 लिख सकते हो अगर चाहो तो, थोड़ा सा ज़्यादा सेंटिमेंटल स्टूडेंट जो होंगे वो f1। तो f1 को हम ले लेंगे क्या? 4 - x। और यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका डोमेन? x > 4। इतना तो बिल्कुल क्लियर है, देखते ही पता लगा सकते हो आप लोग। और f2 क्या हो जाएगा भाई? f2 है 1 एंड अगेन यहाँ स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है, तो x² की वैल्यू <0 होगी, जिससे x + 1 x - 1 इसका फैक्टर बनेगा। नंबर लाइन ड्रा करेंगे, उस पर -1 और 1 को बिठा देंगे और हमें पता चलेगा कि अच्छा 1 से ऊपर या -1 के नीचे की जो वैल्यूज़ होंगी वही काम करेंगी। तो इससे क्या मिला कि x की वैल्यू -1 से छोटा और x की वैल्यू <1। अब इन दोनों को आधार मानते हुए, इन दोनों पे विचार करते हुए हमें इसका डोमेन ढूंढना है, क्योंकि इन दोनों का सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। तो कैसे सोचेंगे आप? देखिए, सोचना शुरू करते हैं प्रारंभ। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 4 से, यहाँ पे मैंने गलती लिख दी है ना, 4 - x <0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 से छोटी। यही दिक्कत होती है जब तैयारी करके आप नहीं पढ़ाने बैठते हो। एनीवेज,
तो x की वैल्यू 4 से छोटी है। अब क्या करेंगे हम, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। यस, ये है -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, अब 4 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो पता क्या चलेगा, आप ऐसा सोचो ना, ये बेचारा कह रहा है कि -1 से छोटा यानी कि इधर का पार्ट, ये बेचारा कह रहा है कि 1 से बड़ा यानी कि इधर का पार्ट, और ये बीच में कूद के बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे भी शामिल करो, और मैं कह रहा हूँ कि आप 4 से छोटे रहिए इधर का पार्ट। लेकिन हमें ढूंढना है कामन। तो कामन में क्या मिलेगा, आए वाला पार्ट तो बीच में से ही कट जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। तो बचेगा क्या, बचेगा केवल और केवल इतना हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, और इस तरीके से तमाम हो गया इसका हिस्सा। तो यहाँ क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -∞ to -1, 1 पे क्लोज, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज यहाँ 1 शामिल नहीं है। एन यूनियन 1 to 4, 1 पे क्लोज, ऑफ कोर्स नॉट, एंड 4 पे क्लोज, ऑफ कोर्स यस। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। अब आप मैच करके देखिए कि क्या है, कौन सा आंसर आ रहा है। तो आई थिंक ये पहल के है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इन माई संयम सीरीज। आप लोग बाकी क्वेश्चंस करते रहिए, पूछते रहिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 4 - x डिवाइडेड बाय x - 4। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें डोमेन तो आप 4 डाल नहीं सकते डिनोमिनेटर में, आप डिफाइन करके दिया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कैंसिल करके तब डोमेन फाइन करोगे, ये ध्यान रखना चाहिए। जिस स्वरूप में फंक्शन आपको पहले फर्स्ट हैंड में मिलेगा बिना सिंप्लीफाई किए हुए, वहीं से आपको डोमेन को तय करना है। तो इसमें डोमेन आप जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x नॉट इक्वल टू 4, और ये तो डोमेन का काम हो गया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट दैट वन सिंगल नंबर दैट इज 4। अब आते हैं रेंज के बारे में। तो रेंज सिंपल है, क्योंकि रेंज को निकालने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप x का कोई भी वैल्यू डालोगे, ये सिंप्लीफाई होकर दे देगा -1। तो यानी कि रेंज केवल एक नंबर वाला सेट बनेगा, कौन सा, -1। तो रेंज हो गया क्या, -1 वाला सेट। आप इसका ऑप्शन चेक कीजिए, तो डोमेन कह रहा है रियल नंबर -1 और रेंज होना चाहिए केवल 1। तो आई थिंक दिस C विल बी द करेक्ट वन। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो हमने चैप्टर 2 को भी अच्छी तरीके से मेरे विचार से कर लिया है। आप लोगों का काम है कि उनके क्वेश्चंस को कलेक्ट कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम्स आते हैं तो मुझसे पूछिए कमेंट में। एंड देन इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, जो कि सबके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबको कठिनाई होती है उस चैप्टर में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। और उसमें मैं आप लोगों को कुछ एनिमेशंस वगैरह भी दिखाऊंगा जो मैंने जियोजेब्रा में कंस्ट्रक्ट किए हैं, और वो थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन क्या करना है, आपको संयम रखना है, मैथ की स्टडी करनी है और खूब लगन से करनी है। बाय।